अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, बलूचिस्तान में स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाने के बाद इत्तलात ये आ रही हैं कि रियासत पहाड़ों पर मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए एक बड़ा फैसला करने जा रही है। इस तनाजुर में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में होने वाली मुलाकात जो है वो गैर मामूली अहमियत की हामिल है। इस मुलाकात के बाद चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी की जानिब से जारी होने वाले 7 निकाती एलामिये में तीनों ममालिक की जानिब से दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मुखालिफत, मुश्तरका तौर पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों और बैरूनी मुदाखलत से होशियार रहने पर इत्तेफाक खासा अहम और पाकिस्तान के लिए इंतहाई सूदमंद है। नाज़रीन, ये जो मुज़ाकरात हैं इनमें चीन के लिए वस्त एशियाई ममालिक तक रसाई का संगे मील इसको कहा जा रहा है, तो अफगानिस्तान के लिए तामीर नौ के ख्वाब की ताबीर, साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के खात्मे का वो हदफ जिस पर उसकी भरपूर तवानाइयाँ लग रही हैं। लेकिन इससे मुल्की मुज़ाकरात के एलामिये से ज़्यादा मायनी खेज़ तीनों वज़राए ख़ारिजा की एक तस्वीर है। मैं चाहूँगी कि हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो ये पिक्चर जो है ये ज़रूर यहाँ पर आपके लिए शेयर करें स्क्रीन के ऊपर। नाज़रीन, जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों वज़राए ख़ारिजा साथ मौजूद हैं। इसके लिए शायद किसी कैप्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अफ़गानिस्तान अपनी ज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों को नकेल कैसे डालेगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और कलदम BLA अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। TTP तो अफ़गान तालिबान के साथ महाज़ों पर रही है और उनके हामी अफ़गान हुकूमत में अच्छा खासा वसन रखते हैं। क्या अफ़गान हुकूमत इनसे गैर मुसल्लह होने की बात कर सकेगी, उन्हें गैर मुसल्लह कर पाएगी? फिर अफ़गान हुकूमत में भारत की तरफ जो एक वाज़ेह झुकाव है और बहुत सारे ऐसे अनासर मौजूद हैं वहाँ पर जो ये झुकाव रखते हैं, ऐसे अनासर के साथ क्या किया जाना चाहिए है? अफ़गानिस्तान इस पर राज़ी है? नायब वज़ीर दाखिला जो हैं वहाँ के इब्राहिम सदर, वो हाल ही में भारत का एक खुफिया दौरा करते हैं। वहाँ भी उन्होंने यकीनन कुछ यकीन दहानियाँ कराई होंगी, कुछ वादे वईद किए होंगे। लेकिन तीनों ममालिक के दरमियान 2018 के बाद से जब हम बात करते हैं, मैं चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, तो 2018 से मुकालमों का जो सिलसिला जारी है। 2021 में भी हमने इसी सिलसिले की एक कड़ी देखी थी जब तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास हुआ था, जिसमें जंग बंदी और अफ़गानिस्तान में क़याम अमन पर जोर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या? बकौल इकबाल था जो नाखूब बदतदरीज वही खूब हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मीटिंग के बाद भी सवालिया निशान बनती हुई हमें दिखाई देती हैं। इन सवालिया निशान का जवाब जो है ये हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के पैनल से। हमारे ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में काशिफ रफ़ीक साहब ने, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं आज़म मलिक साहब, शराज हसनात साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब। तमाम तज्ज़ियाकारों का बहुत शुक्रिया जी, आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पहले आना चाहूँगी नौशाद साहब, सर आपकी तरफ। सर, ये जो मैं चाहूँगी गुफ्तगू का आगाज़ हम ज़रूर करें और आज खास तौर पर जो बातें इसाक डार साहब की तरफ से की गई हैं उस पर भी हम ज़रूर आएँ। लेकिन एक जो पिक्चर हमने दिखाई है तीनों वज़राए ख़ारिजा की एक साथ, और फिर एक पिक्चर हमने देखी जिसमें चीनी वज़ीर ख़ारिजा जो हैं उन्होंने दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का हाथ जो हैं वो पकड़े हुए हैं। सर, इस पिक्चर से क्या मैसेज जाता है नौशाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपने ये पिक्चर दिखाई थी तो मैं सोच रहा था कि आपने वो पिक्चर क्यों नहीं दिखाई जिसमें चीन ने दोनों वज़राए ख़ारिजा का हाथ पकड़ा हुआ था। इसहाक डार साहब उनके दाएं जानिब थे और मुत्तकी जो हैं वो बाएं जानिब थे। बेसिकली इस पिक्चर से या दोनों पिक्चर से जो हमें तासुर मिलता है वो ये है कि चीन अब बाइंडिंग फोर्स है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और इस बाइंडिंग फोर्स के अंदर जो मामला तय किया गया है उसको अगर मैं वन लाइनर में कहूं तो वन लाइनर ये है कि पाकिस्तान के साथ साथ अब अफगानिस्तान की मईशत भी जो है उसको सहारा देगा चीन। ये दूसरी उसका जो एस्पेक्ट है। और तीसरा एस्पेक्ट जो मैं आपको जरा ज्यादा बोल्ड होकर बात करूं तो वो ये है कि अफगानिस्तान को ये रियलाइजेशन हो चुकी है मार्का हक के बाद कि जिस भारत का उसने हाथ थाम रखा था वो हाथ इतना कमजोर है कि कल को उसको वो बचा नहीं पाएगा। तो अब उन्हें ये चूंकि ये रिलायबल वो जो क्या कहते हैं रियलाइजेशन हो गई है, और रियलाइजेशन के साथ साथ जो कुछ पाकिस्तान ने किया है भारत के साथ उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर भी पॉलिसी में तब्दीली आना लाजिम है। वो इसलिए भी लाजिम है कि इसमें दो पहलू हैं, एक मुआशी पहलू है जिसको चीन केटर कर रहा है और एक दिफाई पहलू है जिसको पाकिस्तान केटर कर रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर ये जो सह फरीकी मुज़ाकरा था ये बड़ा अहम था।
और अफगानिस्तान के अंदर पॉलिसी की तब्दीली इसलिए जरूरी थी कि बहुत सी जगहों पे अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है, जिसे अभी किसी ने तस्लीम नहीं किया, उसकी जो लाइफ लाइन है वो भी इस चीज से ताल्लुक रखती है कि अगर वो अपने आप को दुनिया के सामने बतौर हुकूमत, बतौर एक जिम्मेदार रियासत और हुकूमत के अपने आप को पेश करने काबिल होगा तो दुनिया उसे तस्लीम करेगी। तो तालिबान, जो अफगान तालिबान है, ऐन मुमकिन है कि अब वो उन तालिबान का या उन दहशतगर्द ग्रोहों का या ग्रुपों का हाथ छोड़ने पर तैयार हो जाए मजबूरी की हालत में, जिनको वो अब तक जिनका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब उसने ना सिर्फ चीन का हाथ पकड़ लिया है बल्कि पाकिस्तान का भी हाथ पकड़ा है। और ये जो ट्रायंगल डेवलप हो रही है, ये बेसिकली बुरी खबर है उन तमाम ग्रोहों और ग्रुपों के लिए, क्योंकि इसके ऊपर स्पेसिफिकली बात की गई है और ये कह दिया गया है, तय ये किया गया कि कोई भी ग्रुप हो, किसी भी तरह का ग्रुप हो, उसकी जो है वो तीनों ममालिक जो हैं मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। अब तक की जो सिचुएशन है उसके अंदर अफगानिस्तान जो है वो मजबूर होगा उन ग्रुपों के खिलाफ काम करने के लिए, और ये बात भी उन्हें बता दी गई है कि ये तमाम इंफॉर्मेशन जो उनको पास ऑन की जाती रही है, ये लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान और चीन मिलकर ट्रैक करते हैं हर वक्त। तो अगर उन्होंने अब इसके ऊपर अमल ना किया तो हो सकता है कि उन्हें खासे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े। क्यों? क्योंकि जो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन की जिसकी बात की जा रही है, वहां भी बहुत सख्त ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसका आप हवाला दे रही हैं। सही हो गया। ताकि जो भारत नेक्सस है बलूचिस्तान के अंदर, उसको मुकम्मल तौर पर एक दफा डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रॉय ना किया गया तो फिर हमें वो मसाइल सामने आएंगे जो हम अब अपनी मईशत के पर्सपेक्टिव के अंदर, जिनको हम, जो हमारे लिए अब काबिल कबूल नहीं है। आजम साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सही, जो एलामिया जारी हुआ इस मीटिंग के बाद, इसमें चीन के लिए सी पैक की तौसी की बात की गई है, पाकिस्तान को ये ऑफ़र किया गया है कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अब मुश्तरका कोशिशें हो रही होंगी। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो जिक्र हुआ है, जो बात हुई है, वो उसकी तामीर नौ के लिए है। लेकिन आज़म साहब, जब हम दहशतगर्दी के ख़ात्मे की बात करते हैं, ख़ास तौर पर जो सरज़मीन अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए, तो आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान के लिए पॉसिबल होगा कि वो अमली तौर पर इसमें कोई किरदार अदा कर सके? क्योंकि हम जानते हैं कि टीटीपी के बहुत सारे सपोर्टर्स जो हैं वो इस वक्त वहाँ की हुकूमत में बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं। तो सर, पे ये कैसे पॉसिबल होगा? बहुत शुक्रिया आसमा साहबा। देखें, सवाल बड़ा अहम है। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, चीन की स्ट्रेटजिक दिलचस्पी और बैनुल-अक़वामी दबाव के बीच खुद को एक पुरअमन, महफूज और मुस्तहकम रियासत में डालने में कामयाब हो सकेगा? तो ये मुलाकात बेक वक्त तरीकी, स्ट्रेटेजिकल और इलाकाई अहमियत रखती है और शायद पाकिस्तान के लिए एक नया मौका भी है। देखिए, अब चीन का किरदार इसमें सिर्फ सरमायादार का नहीं है, अब वो सिक्योरिटी का शराकतदार भी बनने जा रहा है। चीन की दिलचस्पी अब सिर्फ ग्वादर या अगर आप सी पैक की बात करें उस पर भी जाहिर है वो तो है, लेकिन चीन ने एक सियासी इस्तेहकाम और इलाकाई सलामती को अपने मुफादात के दायरे में शामिल किया है। जी जी। और बीजिंग ये बात बखूबी जानता है कि अगर अफगानिस्तान में बदअमनी हुई, अगर अफगानिस्तान कमजोर हुआ, तो किसी भी सूरत जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं वो सिंकिया का भी रुख कर सकती हैं। पाकिस्तान को तो उन्होंने सारे डिस्टेबलाइज किया हुआ है। जो निशात साहब ने बात कही कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की किस्मत है वो चीन के साथ जुड़ी है, चूंकि चीन ही उसे वो सांस दे सकता है सफारतकारी की जो उसे इंटरनेशनल चाहिए। तो पाकिस्तान इस वक्त तवाज़ुन का मुतलाशी है, क्योंकि वो चाहता है कि टीटीपी जो है वो खत्म हो, अलकायदा की जो तहरीकें हैं वो खत्म हो, जो अफगानिस्तान की अंदरूनी धड़ेबंदी हैं वो खत्म हो। अफगानिस्तान इस वक्त एक खामोश खिलाड़ी है, वो एक मुतहर्रक सियासत में उसका कोई रोल नहीं है। देखें, वहां पर जो खवातीन के हकूक हैं वो नहीं उन्हें मिल रहे, स्कूलों के अंदर तालीम नहीं है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो ये जो साफ अफ्रीकी मुलाकात है, ये सिर्फ एक मेरे नज़दीक आसमा सफारतकारी नहीं बल्कि एक मुश्तरका मुफादात, इंसानी बका की बुनियाद पर की गई कोशिश है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी अहम मुलाकात है तीनों वज़राए ख़ारजा की और तीनों ममालिक की जो खित्ते के अहम स्टेक होल्डर हैं। अगर ये मुलाकात को आपने एक रस्मी कार्रवाई समझा और आपने ये सिर्फ एक तस्वीरी इसे पोर्ट्रेट समझा, तो फिर इससे कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली हम स्टेक पे लगे हैं कि हमें अमन मिले और हम अपने अमन के लिए हर सतह पर जाने के लिए हमें अमन मिले। और हमारा मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है आज़म के, पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रास्ते जो दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे। जी 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 आज़म साहब। जी आसमा, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर
ये सारे मामलात जो ये सह अफ्रीकी मुलाकातें हैं, ये अगर कामयाब हो जाती हैं तो ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि पाकिस्तान में अमन नहीं होगा, इलाकाई क़यादत भी हमारे पास आ सकती है, हम नई क़यादत बन के उभरेंगे इस खित्ते में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन जिस चीज़ की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी पे मैं बात करना चाह रही हूँ। आगे आज़म साहब आपकी इजाज़त से मैं काशिफ साहब आपकी तरफ सर आना चाहूँगी। पाकिस्तान का सर हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी के पीछे भारत है, और ऐसा है भी। अभी जो कुज़दार में इंसिडेंट हुआ उसके ताने बाने सारी चीज़ें जो हैं वो भारत से मिल रही हैं। हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं, सब तक ये चीज़ें पहुँचाई भी जा रही है, सबूत के साथ, शवाहिद के साथ ये बात की जा रही है। फिर सर ये जो बीजिंग डायलॉग हुआ है, आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान में जो भारतीय असर रसूख है उसको ये डायलॉग किसी तौर कम कर पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल कम कर पाएगा जी। और चीन इस खिते की, एशियाई खिते की बड़ी ताकत है, इक़्तिसादी एतबार से भी और दिफाई एतबार से भी। और चीन ने अफ़गानिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। भारत के साथ अफ़गानिस्तान का जाना वो ज़ाहिरी बात है, जब पाकिस्तान के साथ उनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी, फिनेंशियल मामला थे, चीज़ें थी, और फिर हमने अफ़गानियों को जब बाहर निकाला तो उसके बाद उनको एक हार्ट बर्निंग हुई कि पाकिस्तान ने हमें बीच मझधार में छोड़ दिया और अपनी लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर ली है। ये एक उनकी हार्ट बर्निंग थी। लेकिन चीन एक वाहिद कंट्री है जिसने इस मामले को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि चीन की जो इन्वेस्टमेंट है, जो बात हम करते हैं वो इन्वेस्टमेंट है CPEC-2 की। CPEC-2 से मुराद ये है कि आपका गवादर से चलने वाला ट्रेड है। अगर मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे इख्तलाफ कर पाऊँ, कहीं ना कहीं आपकी गुफ्तगू से ये मैसेज ना चला जाए कि शायद इसमें पाकिस्तान जिम्मेदार है। जिस तरह से आपने कहा कि उनकी हार्ट बर्निंग हुई, उनके दिल दुख गए, उन्होंने भारत की तरफ रुख कर लिया। सर उनका रुख तो हमेशा से भारत की तरफ रहा। पाकिस्तानियों ने जब इनको पनाह दी, जब इनको हमने ये सरजमीन दी, यहाँ पर जब आके इन्होंने बिजनेसेस किए, सब कुछ किया, उस वक्त भी अफगानिस्तान की सरजमीन सर इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। और कौन इस्तेमाल कर रहा था? भारत कर रहा था। तो सर ये बात वाली चीज़ें जिनसे उनके दिल दुखे, इसको तो प्लीज़ ना लिंक करें ना उससे। ये देखें जी, आपका अपना इस्तेहकाक है, आप जो चाहें उसमें पॉइंट निकालें। मैं वो शायद वाहिद बंदा होऊंगा जो इस वक्त लोग नहीं कह रहे थे, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि भारत और अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ पे इंसर्जेंसीज करवा रहा है। तवातर पे वो रिकॉर्ड पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेरे प्रोग्राम रिकॉर्ड पे पड़े हुए हैं। मामला ये है कि जिस वक्त वहाँ पे अमेरिका को डिफीट हुई है, उस वक्त पाकिस्तान ही साथ था। उस वक्त जनरल फैज़ ने जाके वहाँ पे चाय पी थी। उस वक्त हम अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। हम अफगानिस्तान को आज भी सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप भारत के आलाकार ना बने, आप इसराइल के आलाकार ना बने, आप कहीं ना कहीं जाके अमेरिका के आलाकार ना बने। हमारा सवाल ये था। उसके बाद हमने जो है उनको ये रिएक्शन शो किया कि अब आप सेटल हो गए, आप अपने लोग वापस सेटल करें, जिसकी वजह से ये एक बड़ी तकलीफ हुई और सफारती सतह पर अफगानिस्तान ने रिएक्शन शो किया। सो आप उन तमाम चीज़ों को जब ऑन द होल देखेंगे तो उसके बाद अफगानिस्तान की, हमारी अपनी चॉइस है कि हम चीन के साथ खड़े हुए हैं दिफाई तौर पे। हमारी चॉइस नहीं है कि हम भारत के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हमारी चॉइस नहीं है हम उस तरीके से अमेरिका के साथ खड़े हो जिस तरीके से चीन के साथ खड़े होते हैं। हर मुल्क की अपनी चॉइस होती है, हुकूमत की अपनी चॉइस होती है। अफगानिस्तान की जो चॉइस थी उन्होंने अडॉप्ट कर ली। लेकिन आज अफगानिस्तान को चीन ने बुला के ये कहा है कि अगर आपने मुआशी तौर पर हमसे हिस्सा लेना है तो आपको पाकिस्तान के साथ सेटलमेंट करनी पड़ेगी। और अफगानिस्तान को क्यों बुलाया गया? अफगानिस्तान को बुलाने का मकसद ये नहीं था कि हम CPEC-2 में आपको हिस्सा देते हैं। अफगानिस्तान को बुलाने का मकसद ये था कि भारत अफगानिस्तान को कह रहा था कि जिस तरह हमने सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल किया, आप अपने तरीके से पानी बंद कर दे पाकिस्तान का। असल मामला यहाँ पे जो खिते में लड़ाई है वो पानी की चल पड़ी है। पानी की लड़ाई को सेटल करने के लिए सारी चीजें सेटल हो रही हैं। अब अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिल के मुआशी तौर पर इकट्ठे चलते हैं, अगर वो चीजें सीधी होती हैं, उसमें CPEC-2 हो, 3 हो और अफगानिस्तान मुआशी तौर पर खड़ा होगा, जो बात मेरे भाई आजम साहब कर रहे थे, मैं इससे इख्तलाफ करता हूं। पाकिस्तान को अमन, पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से बहुत बेहतर है। अफगानिस्तान को हमसे ज्यादा अमन की जरूरत है, अफगानिस्तान को हमसे ज्यादा इकॉनमी की जरूरत है। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह दिफा भी मजबूत है, इकॉनमी भी टेक ऑफ कर गई। अफगानिस्तान की भी उतनी ही जरूरत है जितनी पाकिस्तान की जरूरत है। सो चीन ने इंटरमीडिएशन कराई है, क्योंकि चीन मुआशी तौर पे दोनों मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। सो इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हमें यह लगे कि हमने अफगानिस्तान से ज्यादती की। हमने उनको पनाह दी, लेकिन हमने कहा कि अब हम आपको मजीद पनाह नहीं दे सकते, आप उधर चले जाएं। शराज साहब, सर जब हम अफ़गानिस्तान से ये मुतालबा करते हैं, ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान हुकूमत के पास जब हम जाते हैं कि जी आपके पास अपनी सरजमीन पर मौजूद जो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें, अपनी सरजमीन को हमारे ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल होने दें, ये बात हम कर रहे हों या चाइना कर रहा हो, लेकिन जवाब कहीं ना कहीं से हमें ये सुनने में आता है कि जी अफ़गानिस्तान के पास तो पेशा वराना अहलियत ही नहीं है, वो इस मामले में बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, अगर कहीं ना कहीं उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती भी है तो वो उसको रोक नहीं सकते हैं। सर क्या वाकई ऐसा है, पेशा वराना अहलियत नहीं है या करना नहीं चाह रहे थे पहले वो लोग?
बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। मैं समझता हूं कि जो नेटवर्क तालिबान का और अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट का अफगानिस्तान में मौजूद है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। यानी दिस इज एक्चुअली अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द ग्रास रूट लेवल लीडरशिप। हर जगह पे आपको उनके ऑफिस बेरर नजर आते हैं, जो पूरा एक उनका सिस्टम है जो आंसरेबल है ऊपर के सिस्टम को, फिर ऊपर के सिस्टम को, जो एक पूरी चेन चल रही है। और उन्हें ठीक ठीक अब वहां पे होने वाले बाकी सारे कामों का तो पता चल जाता है, किसकी बेटी स्कूल जा रही है, कहाँ पे स्कूल खुला हुआ है, कहाँ पे कोई एनजीओ काम कर रही है, कहाँ पे कोई और इस तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है, मगर उन्हें ये पता नहीं चलता कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और क्या चीजें हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान की हुकूमत की बदनीयती इसमें शामिल है। अगर वो चाहे तो बहुत आराम से रोक सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अफगानिस्तान को इकट्ठा किया गया पाकिस्तान के साथ चाइना में, ये बहुत बड़ा एक रोल है चाइना का, जो आने वाले दौर में खित्ते में इस्तेहकाम लेके आएगा। अफगानिस्तान को बहुत क्लियर कट मैसेज कन्वे कर दिया गया है। और इसमें असल प्रॉब्लम जो आ रहा है कि चाइनीज भी सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो चाइनीज के ऊपर अटैक्स हुए हैं, अगर आप उनके ताने बाने देखें तो वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। साबित हुआ है कि गाड़ियां अफगानिस्तान से लाई गई, वेपनरी अफगानिस्तान से लाई गई, बंदे अफगानिस्तान के इस्तेमाल हुए। और ये सारा कुछ एजेंसीज की जो रिपोर्ट है, जो चाइना के हैंडओवर भी की गई है, उसमें शामिल है। लिहाजा चाइना की बहुत रिजर्वेशन है कि पाकिस्तान में जो उनके लोग काम कर रहे हैं और जो पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर जो टेररिज्म हो रही है वो अफगानिस्तान से लिंक है। दैट इज इनडायरेक्टली लिंक विद द इंडिया एज वेल। सो जो अफगानिस्तान को मैसेज दिया गया है वो स्टेबल अफगानिस्तान का, और प्लस जो उनका इकोनॉमिकली वो बहुत डेफिसिट में है, प्रॉब्लम में है, उन्हें बताया गया। देखिए, अफगान गवर्नमेंट बहुत सियानी है और अफगान गवर्नमेंट अमेरिका से भी पैसा ले रही है, क्योंकि अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया बेस खाली करने से। ट्रंप का स्टेटमेंट था कि बेस वहां पे रखेंगे। इंडिया ने अपने कॉन्सुलेट बनाए हुए, इंडिया से भी पैसे ले रहे हैं, पाकिस्तान से भी पैसे ले रहे हैं, चाइना भी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूरोपीय यूनियन ने भी कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई ताना बाना हिस्सा रखा हुआ है, यूएन ने भी अपना कुछ ना कुछ वहां पे रखा हुआ है। सो दे आर मिंटिंग मनी फ्रॉम एवरीवेयर। वो तो एक पैसा नहीं छोड़े जहां से भी आ रहा है। हाँ, मगर इसके बावजूद जो वहां पे ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है, विमेन राइट्स की सिचुएशन है, चाइल्ड राइट की सिचुएशन है, एजुकेशन की सूरत हाल है, वो वहां पे अपनी मर्जी कर रहे हैं, किसी को नहीं इस पे कुछ करने दे रहे। जितनी भी कंटेम्प्ट स्टेटमेंट्स इशू हुई हैं, मुझे बताएं कि अफगानिस्तान की कोई, आपने देखा कोई ग्रांट्स कम हो गई, बल्कि वो सब ये मांग रहे हैं कि जो हमारा पैसा आपने फ्रीज किया हुआ है उसको भी रिलीज करें और हमें वो पैसा दें, यानी जो इंटरनेशनल अकाउंट्स में अफगान गवर्नमेंट की अमाउंट है वो भी दें। सो दैट इज अ क्लियर कट मैसेज। पाकिस्तान लिटरली, चाइना जिस तरह पाकिस्तान का साथ निभा रहा है, चाहे अपने लिए या पाकिस्तान के लिए, ये एक बहुत बड़ी चीज है। पाकिस्तान को रियलाइज बहुत बड़ी चीज है। और चाइना हमें इसमें हमेशा से बहुत ज्यादा संजीदा शरासत दिखाई दिया है। आई एम रियली सॉरी, बट मुझे चूंकि ब्रेक पे जाना था, और जब सर हम संजीदगी की बात करते हैं तो मैं नाज़रीन से ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगी कि चाइना के अंदर में बहुत ज़्यादा संजीदगी दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं वो जल्द से जल्द हल हों, और चाइना ने हमेशा बहुत बढ़ चढ़ कर हमारी मदद की है और अब भी कर रहा है। लेकिन अब जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इन मुश्किल तरीन वक्त में, ये जो सारा मुश्किल वक्त हम फेस कर रहे हैं, उन लोगों के गैर संजीदा तर्ज़-ए-अमल गुफ्तगू की बात करेंगे जिन्हें कौम यानी हम लोग मुंतखब करके ऐवानों में पहुँचाते हैं, जो अवामी नुमाइंदे जाने जाते हैं, हमारे टैक्स से लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, मराहत हासिल करते हैं और राह दिखाने वाले रहनुमा भी कहलाते हैं। लेकिन जी इनके आपसी इख्तलाफात जो हैं वो ऐसे वक्त में भी हमें कम होने के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है, डिस्कशन कर लेते हैं इस पर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात करेंगे अब ऐवान में बैठे उन बड़े बड़े लोगों की जो इतने मजबूत होते हैं कि बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट अफसर उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता कि कहीं उनका इस्तेहकाक मजरू ना हो जाए और पार्लियामान में कोई तहरीके इस्तेहकाक ना आ जाए। अवामी नुमाइंदों को ये इस पर प्रिविलेज, ताकत और एतमाद होना चाहिए कि वो बिला खौफ व ख़तर सवाल पूछ सकें। लेकिन हम उन्हीं ताकतवर मुअज़्ज़िज़ीन से वो कुछ सुनते हैं कि सर शर्म से झुक जाते हैं। हालांकि कौमी असम्बली के 265 अरकान में से नाज़रीन 42% यानी 112 ग्रेजुएट हैं, 63 के पास मास्टर्स की डिग्री है, 42 LLB हैं और 3 LLM हैं, 10 डॉक्टर्स हैं, 3 इंजीनियर्स, 4 PhD और 2 MPhil स्कॉलर्स हैं। और फिर इसी ऐवान में वो कुछ सुनने और देखने को मिलता है कि बंदा बच्चों के साथ देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ये वही पार्लियामेंटेरियंस हैं जो एक दूसरे को सस्ता शाहरुख खान और चाइना की मासी कहते दिखाई देते हैं और न्यूज़ शोज़ में कैमरों के सामने मारपीट भी शुरू कर बैठते हैं। और इस लेवल पर आने के बाद उनके संजीदा इक़दामात पर कोई क्या कान धरे और उनकी पार्टी का क्या बयानिया बनेगा, ये मिजाज संजीदा सियासतदानों के लिए एक चैलेंज है। और इससे निपटने के लिए सियासी जमातें कोई इक़दामात क्यों नहीं करती हैं, क्यों अपने जो लोग हैं उनको नहीं समझाती हैं, लीडरान जो हैं इस पर क्यों कोई बैठक नहीं करते हैं, ये सवाल, इसका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। नशाद साहब, ये कुछ मनाजिर भी हम शेयर कर रहे हैं सर, आई होप आप देख रहे होंगे।
ये जिस तरह की लड़ाइयाँ झगड़े, और फिर हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों को पार्टी के अंदर प्रमोट भी किया जाता है। अभी कुछ रोज़ पहले हमारे एक वज़ीर हैं, मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं और एक ऐसे, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, लेकिन एक ऐसे भोंडे यूट्यूबर से मिलते हैं जो ख़वातीन के लिए, दूसरी पार्टी की ख़वातीन के लिए इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इंतहाई गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमारे वो जो वज़ीर हैं वो उनके साथ तस्वीर भी लगाते हैं कि मैं अपनी पार्टी के इस एक यूट्यूबर के साथ मौजूद हूँ। और मतलब कोई लेवल, कोई चीज़, कुछ ऐसा हो है नहीं हमारी जमातों के अंदर, नौशाद साहब, कि उनको बताया जाए, सिखाया जाए कि भाई आपने ये नहीं करना है, ना करें ऐसे लोगों को प्रमोट आप जा के। मैं अब ठंडी आ ही भर सकता हूँ इस सारे मामले पे, क्योंकि ये एक ऐसी बहस है जो गुज़िश्ता कई तिहाइयों से जारी है। हम तो कह कह कर, लिख लिख कर थक चुके हैं इस मामले के ऊपर कि भाई आप कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना लें, तमाम पार्टीज जो हैं वो मिल बैठ कर कोई खेलने का कोई एक तरीका ऑप्ट कर लें कि भाई हर चीज का कोई असूल और कवायद और ज़वाबित होते हैं ना हर काम के। तो सियासत भी एक प्रोफेशन है, तो सियासतदानों को चाहिए कि कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट तय कर लें जिसके जरिए वो तमाम सियासी जमातें जो हैं एक लाइन जो है, रेड लाइंस होनी चाहिए जिनके अंदर रहकर आप जो करना चाहते हैं वो करें। लेकिन बदकिस्मती से यही कुछ होता है। ये कोई सिर्फ पिछले 10, 12, 15 साल की बात नहीं है। मैंने तो जब से होश संभाली है मैं उसको देख ही रहा हूँ, और तमाम जमातें जो हैं वो इसके अंदर कोई कम कोई ज्यादा इस जुर्म में बराबर की शरीक रही हैं। असल मामला ये है कि ये जिस मसले की तरफ आप तवज्जो दिलवा रही हैं ना पार्टियों के अंदर, असल में होता ये है कि सियासत में जो बेनिफिट और इख्तलाफ के लिए जो बेनिफिट लेना चाहिए, यानी अवाम की जो पसंदीदगी और नापसंदीदगी के मेयार को इस तरह से परखा जाता है कि अगर कोई शख्स जो है वो हदूद और क़यूद से आगे निकलकर किसी पार्टी के लिए कोई काम करता है तो असल में समझा ये जाता है कि जी वो जो है ना बहुत लॉयल है। हालांकि एक्चुअली ये जो लॉयल्टी है ये पार्टी से एक्चुअली डिसलॉयल्टी है, या पार्टी के लिए, पार्टी के अगेंस्ट जाती है। कोई भी पार्टी हो, नून लीग के भी हमने मामला देखे, एक जमाना था जब पम्फलेट गिराए जाते रहे, फिर उसके अलावा तमाम जमातें, मैं किसी एक का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि कोई ये कहे, हाँ ये जरूर हुआ कि गुज़िश्ता कोई 1-1.5 दिहाई के अंदर इस एक मामले के ऊपर जरा ज्यादा मामला खराब हो गया, क्योंकि वो एक जमात जो थी उसके अंदर तो इख्तलाफ को पीक पे ले जाके ही गुफ्तगू की जाती रही, जो कि एक्चुअली सियासत का वतीरा नहीं होना चाहिए। सियासतदान, देखिए कोई पर्सनल लड़ाई किसी की भी नहीं है आज। और दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क के अवाम ने ये देखा कि कल तक जो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे वो एक दूसरे की गोदों में बैठे भी नजर आए, वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले नजर आए, वो एक दूसरे को जिसे कहते हैं कि हक करते हुए नजर आए। तो इसलिए इस तरह के मामलात के अंदर इनको पहले ही ऐसे मामलात जो आपस में बातचीत करते वक्त उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि ना आज वो इस हद तक जाए कि कल को जो है वो एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें, और ना ही कल उन्हें इस चीज की इजाजत होनी चाहिए कि वो एक दूसरे से इख्तिलाफ राय को इस हद तक बढ़ा ले कि ऐसा लगे कि जो किसी की कोई जाती मामलात है। ये नहीं होना चाहिए है। ये कब से हो रहा है इस पर तो चलें आपने रोशनी डाल दी। काशिफ साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये जितनी चीज़ें की जाती हैं ये आवाम की तवज्जो के लिए की जाती हैं, या फिर क़यादत की नज़रों में आने के लिए कहीं ना कहीं ये जोश, ये लबो लहजा जो है वो जानबूझकर इख्तियार किया जाता है? काशिफ साहब देखिए, 90 की दहाई हो, 2000 तक जो पाकिस्तान में सियासत रही, गो के एक दूसरे की किरदार कुशी होती रही, लेकिन फिर भी बाहमी एहतराम मौजूद था, दलील के साथ बात करना एक अच्छा असलूब समझा जाता था, सब्र था, तहम्मुल था, बर्दाश्त थी। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जब सोशल मीडिया ने गेयर अप किया तो फिर उसके बाद हमने तमाम हदूदों का यूथ क्रॉस कर दी, और लीडरशिप ने बाकायदा बुला के मीटिंग्स में अपने लोगों को कहा कि आप पर्सनली जाके हिट करें, पर्सनली ग्रिल करें। अच्छा, इसमें ये तमाम की तमाम जो आज जिस नहेज पे हमारा माशरा खड़ा है, हमारी सियासत खड़ी है, ये तमाम की जिम्मेदार मैं समझता हूँ पॉलिटिकल लीडरशिप है। उसमें नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, इमरान खान साहब हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, कोई भी हो, क्योंकि लीडरशिप के कहने पे ही कारकुनान जो है वो अपना कंडक्ट किया करते हैं। अगर लीडरशिप को गालम गलोच पसंद है, पर्सनल ग्रिलिंग पसंद है, तो वो लोग वही करेंगे और अपनी लीडर को खुश करेंगे, उसकी जय राम होगी और उसके बाद उसको अच्छा ओहदा मिलेगा। और अगर लीडरशिप इस बात को कंडेम करे, वो कहे नहीं करना, हमने पर्सनल हिट नहीं मारनी है, हमने किरदार कुशी नहीं करनी है। आप देखें ना कि लेवल क्या आ गया यहाँ पे, ये लेवल आ गया कि जो जितना बड़ा गालम गलोच करने वाला ब्रिगेड बनेगा, जो जितनी ज़्यादा गालम गलोच करेगा, वो कोई खातून हो
या कोई मर्द हो, मर्द वो पार्लियामेंट किसी में भी है। सियासतदान के खिलाफ हो, तो आज आपके लिए वो प्राइड बन जाता है। और उसके बाद फिर आप, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि फिर आप वो संजीदा पॉलिटिशियन उनके साथ तस्वीर भी बनवाते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, फिर ये कहते हैं कि ये हमारा शेर है, ये हमारा सोशल मीडिया वॉरियर है, ये हमारी सोशल मीडिया अफसोसनाक। वॉरियर है। ये अफसोसनाक अमल है और ये एक ही मामले से ख़त्म होगा। हम जो मर्जी बोलते रहें, लिखते रहें, जब तक आप मुआशरे में तहम्मुल को, दलील को, बर्दाश्त को फ़रोग़ नहीं देंगे, जब तक लीडरशिप उन लोगों को नहीं नकेल डालेगी जो लोग इस तरह की बात करते हैं, उस वक्त तक ना मुआशरा ठीक होगा, ना सियासत ठीक होगी। आज़म और साहब से आखिरी एक पूछ जुमला, लेते हैं। जी जी। हमने अपने बड़ों से, अपने अकाबरीन से सीखा कि दलील से बात करनी है, बर्दाश्त करना है, बड़ों को रास्ता देना है। आज हम आने वाली नस्ल को जो छोड़ के जा रहे हैं, आने वाली नस्ल सोशल मीडिया पे इसी चीज़ को ट्रेंड बनाएगी। ठीक है, आजम साहब से पूछ लेते हैं, जो आपने नकेल डालने वाली बात की ना, आजम साहब बताइएगा, जैसे काशिफ साहब ने फरमाया कि चलें एक MNA, सेनेटर या MPA अगर ऐसा कर भी लेते हैं तो सियासी जमातें उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती हैं? उनकी जानिब से इस हल्ला शेरी का सबब क्या है? क्यों उनका हौसला बढ़ाया जाता है? जा के इवन बैरून मुल्क जा के उनके साथ तस्वीर बनाई जाती है, फिर अपने सोशल मीडिया पे शेयर की जाती हैं। आजम साहब देखें दोनों जी, आसमा देखें, मेरे दोनों सीनियर साथियों ने, तजियाकारों ने बड़ी खूबसूरत बातें की है। इसके बाद बात तो कोई नहीं बनती, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ चीज़ों का गवाह हूँ। फयाज चौहान साहब होते थे पंजाब के वज़ीर इत्तलात, तो फयाज चौहान साहब जिस दिन अपनी टोन डाउन कर देते थे, उस दिन उनको बनी गाला से बाकायदा एक शटअप कॉल आती थी कि आप आज कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो बेचारा फयाज चौहान डिसेंट आदमी था, लेकिन वो बोल बोल के फिर जब वो बोलना कम हुए तो फिरदौस हाशिक अवान साहबा को आप ले आए। अच्छा, अब देखें हालिया दिनों में जब जंग हुई है तो ख्वाजा आसिफ साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, मुझे समझ नहीं आती कि उनके जो बयानात थे, दुनिया भर में उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। आपकी ज़बान के ऊपर आपको कंट्रोल ही नहीं है, आप देखते नहीं है कि मुल्क की सालबियत किस हद तक चली गई है। अच्छा, इस किस्म के बयानात से हमने क्या किया, हमने इतनी पोलराइजेशन कर दी है कि घरों के घर टूट गए हैं, खानदानों के अंदर लड़ाइयाँ हो गई हैं। आपकी गुफ्तगू ने पार्लियामेंट का संजीदा माहौल तबाह कर दिया है, जमहूरियत पर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म की गुफ्तगू होती है, उसके बाद लोगों का पार्लियामेंट और सियासत से एतबार उठता जा रहा है। लोग कहते हैं क्या ये सियासत है? दुश्मन जो है वो सरहदों पर हमारे ऊपर हमला आवर है, और ये सियासतदान पार्लियामेंट के अंदर वही जुबान इस्तेमाल करते हैं जो भारत हमारे लिए इस्तेमाल करता है। आपने इतनी पोलराइजेशन कर दी है कि आज यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, घरों के अंदर लोग एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो चुके हैं। आपकी संजीदा गुफ्तगू आप यहाँ पर लेके बैठ जाएं, आप और मैं, हम सारे मेरे सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं, आप किसी संजीदा गुफ्तगू के सड़क के ऊपर, सिग्नल के ऊपर कैसे रुकना है, आप इसके ऊपर डिबेट करके देख लें, आपका प्रोग्राम कोई नहीं देखेगा। जब तक मुझे अक्सर, हम जब प्रोग्राम पे बैठते हैं तो मुझे लोग अक्सर कहते हैं यार आप बोलते ही नहीं है, आप जरा लताड़े ना सियासतदानों को। ये हमारा अवूमी रवैया बन गया है। हमारे 90% जो हमारे पॉलिटिकल टॉक शोज हैं, जब तक हम उसके ऊपर, हमारे सियासतदान एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं दौड़ते, हम तो चले एनालिस्ट हैं, हम तो बात करेंगे असूल की, दस्तूर की, सारे साथी यही करते हैं। आप सियासतदानों का प्रोग्राम करके देख लें, वो रेटिंग नहीं आती जब तक वो एक दूसरे को गाली नहीं देते। इस रवैये ने हमारे अंदर इतनी पोलराइजेशन कर दी है कि हम अलग थलग दुनिया के अंदर नजर आ रहे हैं। अगर मुख्तसरन आप मुझे बता सकें, पार्टी रहनुमा जी, इसका जिम्मेदार लीडरशिप है। हाँ। हर वो लीडरशिप जो अपनी पार्टी को चला रही है, जब भी कोई उसका रहनुमा या कारकुन पार्लियामेंट के अंदर या बाहर ऐसी वल्गर गुफ्तगू करे, उसे फौरी आप एक शो का नोटिस दें और उसे पार्टी से बाहर करें, ताकि ये अवूमी रवैये तब्दील हो। ठीक हो गया। मैं शराज साहब आपकी तरफ आऊंगी। शराज साहब, अभी हमने देखा कि एमल वली खान साहब ने चेयरमैन PTA के खिलाफ मुबैना तौर पर जो उन्होंने ममनुआ सिगरेट तलब किया, उसके बाद तहरीक इस्तेहकाक उन्होंने जमा करा दिए। लेकिन चलिए, ये तो एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर लेते हैं, कुछ ना कुछ होता है, पर ये बताएं कि अवाम कहाँ जाएं? और ख़ास तौर पे ये जो आज़म अभी फरमा रहे थे ना कि हमसे भी डिमांड की जाती है कि भाई आप अपने शो में कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आएँ, आपके शो में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता है, आपके शो में ये क्यों नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अवाम अगर ये चीज़ें देखना चाह रहे हैं तो इसलिए कि कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें दिखाई गई शराज साहब, और अब वो उनकी डिमांड बन चुकी है। मैं मुख्तसरन ये जानना चाह रही हूँ कि जिम्मेदारी किस पे डालें सर हम, और इसीलिए शराज साहब ने शो करना छोड़ दिया। जी, मैं गुजारिश करता हूँ जी, बिल्कुल जी। देखिए, और आप इनसे, ये तीनों से कहिएगा कि इसमें इंटरप्ट ना करें। पहले तो आजम साहब को पता नहीं कौन ये कहते हैं कि वो बहुत कम बोलते हैं, पहले तो उस शख्स को ढूंढा जाए। आप रिकॉर्डिंग्स की टाइमिंग उठा लें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी गुजारिश, अच्छी गुफ्तगू होती है ना, वो इसलिए लोग सुनना पसंद करते हैं, ज्यादा अच्छी गुफ्तगू करता हूँ मैं इसलिए। अच्छा, आजम साहब, नौशाद साहब, काशिफ साहब, प्लीज देखें भाई, ये उन्होंने पहले फरमाइश डाल दी है कि इंटरप्ट नहीं करना, और वो ऐसे भी वीडियो लिंक पे है ना, तो सर थोड़ा सा हो जाता है, बाद में भी आपकी तरफ आ जाते हो।
जी, आप कंटिन्यू एग्जाम्पल कीजिएगा मैं शुरू शहनाज करता साहब। हूँ कि एक सूबे के सीएम से जब कुछ एमपीएस ने, मैं नाम नहीं लूंगा, ये कहा कि हमारे फलाने काम नहीं होते, हमारे फलाने काम नहीं होते और ये मसला हो रहा है, हमें वोटर्स के पास जाना पड़ता है, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, कौन से वोटर के पास? आपको नहीं पता आप कैसे इलेक्ट होके आए हैं, सिलेक्ट ठीक है। होके आए हैं? तो जब हमारा क्राइटेरिया ये है, हमें पता है कि हमारे औकात क्या है, हम किस बिहाफ पे उस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, जिस पार्लियामेंट के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन है कि फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, एवरीबॉडी नोज कि उनका वोट चोरी हुआ है, तो किस मुंह से लोग आगे उनको अपना लीडर तस्वर करें और किस मुंह से जब उनका वोट चोरी का वो दावा करते हैं तो वो उनको अपना लीडर गर्दाने और उनकी इज्जत करें। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एलिगेशन व्हिच इज गोइंग ऑन दिस पार्लियामेंट। मैं एलिगेशन की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, ठीक। जो बात है लीडरशिप की, देखिए हमारा क्राइटेरिया क्या बन गया कि ईंट का जवाब पत्थर से, ये क्राइटेरिया है, दिस इज द क्राइटेरिया सेट बाय द एवरी पॉलिटिकल पार्टी। अदम बर्दाश्त का एलिमेंट इतना बिगड़ चुका है कि उस्मा बुखारी साहब ने कहा कौन है फैसल वावडा, जैसे वो जानती नहीं। इज डू यू थिंक दैट दिस इज पॉसिबल? हाँ, मुतादिद बार उन्होंने ये सवाल दोहराया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर। in front of the media publicly live over there, and the Faisal Babda came and saying कि जी चाइना की मासी something, but that's quite criteria। क्या ख्वाजा आसिफ ने शीरी साहिबा के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे असेंबली में, क्या वो नहीं है कि फिरदौस आशी के बारे में रिमार्क्स दिए गए? यस, द पार्टीज आर प्रोवोकिंग, वो पुश करते हैं कि जो ज्यादा हार्ड हिटिंग है, जो ज्यादा बदतमीजी से बोल सकता है, आप उसको लेके आए। टॉक शोज के अंदर हमने एग्जांपल दी। देखें, हमारी सोसाइटी के अंदर ये अदम बर्दाश्त का एलिमेंट पेनिट्रेट कर गया हुआ है और दिस इज नाउ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। जब तक हम इसको अपनी मैंने और इसकी रीजंस मैंने आपको बता दी कि जब आप लोगों को उनका ड्यू राइट देंगे, जब आप माशरे के अंदर स्टेबल सिस्टम लेके आएंगे, लीडरशिप को लोकल बॉडी सिस्टम से लेके आएंगे, किसकी जरूरत है जो काशिफ बात करता है कि ये वो अपना पब्लिक लिमिटेड उन्होंने कंपनियां बनाई हुई हैं, आप लोकल बॉडीज लेके आए, किसकी जरूरत है कि वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट बात कर सके, बिलावल भुट्टो के अगेंस्ट बात कर सके, इमरान खान के अगेंस्ट बात कर सके, फजलुर रहमान के अगेंस्ट बात कर सके? सवाल ही नहीं बात होता। ये पार्टियां मरूसी पार्टियां बन गई हुई है। जब आप लीडरशिप को देंगे तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्हें पता है कि आपने चमचागिरी करनी है और चमचागिरी का क्राइटेरिया है कि हाउ हार्ड यू आर इन फ्रंट ऑफ द टीवी और द स्क्रीन, यू आर एक्चुअली गेटिंग मोर सिंपैथीज। ठीक है, और ये चमचागिरी जो है ये इस हद तक चली जाती है कि अखलाकियात का दामन जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है वो छोड़ बैठते हैं और फिर उसके बाद ये कि उन्हें बजाय उस पर डांट डपट के उन्हें उस पर दाद दी जाती है। और बाज़ औक़ात तो अभी शराज साहब हमने रिसेंट पास्ट में देखा है, एक साहब को तो इस पर उहदा भी मिल गया जिन्होंने हाथापाई भी की थी एक शो के अंदर। तो खैर नाज़िम, ब्रेक ले लेते हैं। मेरे ख्याल में जवाब तो आजम साहब से जो मैंने कहा था मैं आपकी तरफ आऊँगी, उन्होंने बीच में ही दे दिया था। आजम साहब कुछ कहना तो नहीं है सर आपको? नहीं, शराज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं ऑन करता हूँ कि जब तक आप मुआशरे के अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप सुनेंगे नहीं, आप कैसे इस कल्चर को खत्म करेंगे? हाइपर टेंशन में रहना अब हमारी जो है ना वो आदत बन गई है। सड़कों पर, चौराहों पर, घरों में हम हर वक्त जो है ना इसी मर्ज में मुब्तला है। ठीक है जी, हम इसी मर्ज में मुब्तला हैं। हालांकि बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं अपनी बात को कहने के, और जब हम अपनी एहतजाज की और बात कहने के मामले को डिस्कस कर रहे हैं तो हम अब बहुत दुनिया भर में इज़राइल के ख़िलाफ़ जो बातें कही जा रही हैं और जो बढ़ता हुआ एहतजाज है, ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो कुछ उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इज़राइल के वो दोस्त और वो मोहसिन बोले बिना नहीं रह पा रहे हैं जिनका इस नाजायज़ रियासत के क़याम में बहुत ज़्यादा अहम किरदार रहा है। यानी इज़राइल के मज़ालिम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन क्या ये एहतजाज इज़राइल को रोक पाएगा या कुछ ना कुछ और बड़े ममालिक को करना होगा, इज़राइल को कहीं बिठाना होगा, टेबल टॉक करनी होगी? हल इसका क्या है जो गज़ा में किया जा रहा है इज़राइल की जानिब से, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब हम बात करने जा रहे हैं दुनिया में इजराइलियों के खिलाफ बढ़ते हुए गम और गुस्से की, जिसने उन्हें दुनिया भर में गैर महफूज भी कर दिया है। गुज़िश्ता शब अमेरिका में एक ऐसे नौजवान ने 2 इजरायली सिफारतकारों को गोली मार दी जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो एक कानून पसंद पुरअमन शहरी के तौर पर जाना जाता था। लेकिन फ़लस्तीन में होने वाले कत्लेआम से उसकी बस हो गई और उसने रद्द-ए-अमल में ये इंतहा पसंदाना इक़दाम उठाकर ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने ये इक़दाम किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी मजम्मत की है और इसे यहूदी दुश्मनी पर मबनी इक़दाम करार दिया है। ट्रंप साहब
आपने यकीनन बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन उन 53,700 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को क्या कहा जाएगा? इसके साथ ही साथ हम ये डिस्कस भी कर रहे होंगे प्रोग्राम में कि क्या बढ़ते हुए आलमी दबाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए फ़लस्तीन के हवाले से कोई फैसला करना बहुत ज़्यादा नागुज़ीर नहीं हो गया है? मैं आज़म अली साहब सर पहले आपकी तरफ आ जाती हूँ। दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इजराइल पर तो दबाव है ही है, अब बहुत ज़्यादा दबाव और प्रेशर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी है, और ख़ास तौर पर जब वो बार बार ये बात करते हैं कि नहीं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है सालिसी की कोशिश उन्होंने की, जंग उन्होंने रुकवाई क्योंकि वो जंग नहीं चाहते हैं, बहुत सारे और मामला जो हैं वो उनको भी हल करना चाहते हैं, और इजराइल और फ़लस्तीन का मामला भी वो हल करेंगे। तो इस बयान के बाद भी उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अब करें ना जी, कब करेंगे? 53,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जी आसमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2-3 चीजें हैं इसके ऊपर। देखिए, इसराइल और अमेरिका पर अब आलमी दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, अवामी एहतजाज भी हो रहे हैं, आलमी मीडिया का दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रंप की जो सदारत है वो उनके लिए एक अखलाकी चैलेंज बन गई है कि वो इस इशू को कैसे निपटेंगे। ट्रंप का माजी अगर आप देखें तो उन्होंने इसराइल फर्स्ट पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा, फलस्तीनी अथॉरिटी की जो पैसे थे वो मुजमद कर दिए। लेकिन अब देखिए, यूरोपीय ममालिक में स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना शुरू किया, लातीनी अमेरिका ने सफारतकार निकाल दिए। इसके साथ साथ जो है वो दीगर जो ममालिक हैं वो मशरूत हमायत कर रहे हैं फ़लस्तीन की। लेकिन ट्रंप साहब के लिए फौरी जो चैलेंज है वो ये है कि क्या वो इंसानी हमदर्दी पर अमरीकी साख को बहाल कर सकते हैं, और अगर ये साख को बहाल करते हैं तो इसराइल कहाँ पर होगा? देखें, अमरीका के अंदर भी जो अंदरूनी तज़ादात हैं वो बढ़ रहे हैं। उनके जो सुन्नी लाबी थी, उनके जो कदामत परस्त तबका था, और क्रिश्चियनिटी और जो यहूदी लाबी है वो तो अभी तक उनके साथ, ट्रंप साहब के साथ इज़हार यकजहती कर रही है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो अमेरिकी नौजवान नस्ल है, मुस्लिम वोटर्स हैं, तालीमी इदारे हैं, और वो लिबरल तबका जिन्हें माजी में ट्रंप ने नजरअंदाज किया, अब राय आमा की सिमत तय कर रहे हैं। इसराइल की हमायत या मुखालफत अब महज एक खारजा पॉलिसी नहीं बल्कि अमेरिकी समाजी तकसीम का पैमाना बन चुकी है। आखिरी बात करूंगा आसमा, जी जी। अब जो है ट्रंप के सामने सिर्फ आप एक जुमला रख सकते हैं। पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं वो अब ट्रंप को सिर्फ एक बात कह सकते हैं, या तो आप इसराइल के साथ खड़े रहें, उनके साथ खड़े हो जाएं, और तारीख में जालिम के मुआवन के तौर पर लिखे जाएं, आप हिटलर के तौर पर याद रखे जाएं, या फिर आप इंसाफ के साथ खड़े होकर आलमी ज़मीर का हिस्सा बन जाएं और इसराइल की ये जो बर्बरियत है इसे बंद करने में अपना किरदार अदा करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं शराज साहब सर आपकी तरफ आऊंगी। साबिक इजरायली वज़ीर आज़म इहूद ऑलमर्टन, अगर मैंने उनका नाम सही प्रोनाउंस किया है सर, उन्होंने ये फरमाया कि नेतन्याहू को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव में इजाफा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शराज साहब, आप समझते हैं कि ये दबाव इतना बढ़ चुका है और इसमें इजाफा आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू रुकते हुए हम देखेंगे आइंदा आने वाले कुछ दिनों में इस दबाव की वजह से? सर आसमा साहिबा, नेतन्याहू सिर्फ एक सूरत में रुक सकता है अगर अमेरिका सिंसेरिटी के साथ उसको रोकना चाहे। इसराइल के ऊपर अमेरिका का हाथ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान अफगानिस्तान रुकवा दिया, बाकी क्या क्या जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो अमेरिका की सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे। तो क्या अमेरिका कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर पा रहा है? यूक्रेनियन रशियन वॉर में नहीं कर पा रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो रशियन प्रेसिडेंट है वो उनकी नहीं सुन रहे। तो यहाँ पे जितनी भी सपोर्ट, जितनी भी, क्या अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ करारदादों को वीटो नहीं किया? क्या अमेरिका ने जितनी भी उसके ऊपर पाबंदियां लगना चाहिए थी उसको वीटो करके खत्म नहीं कराई? बिलाशुबा कि यूरोप का, इंग्लैंड का और बाकी वेस्टर्न स्टेट्स का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मगर दैट इज ओनली अमेरिका। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप चाहें तो वो इस वक्त इसराइल को रोक सकते हैं, नेतन्याहू को रोक सकते हैं। ये 53,700 जो आप मेंशन कर रही हैं, ये वो हैं जो रिकॉर्ड पे हैं। हजारों ऐसी हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं है, जो सफा 80 से मिट गई। उनका जिम्मेदार कौन है? और इस वक्त आप इसराइल की सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करें, नेतन्याहू के अंदर भी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अमेरिका अगर चाहे तो इसको रोक सकता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन आर सिंसियर, दे आर मोर एक्चुअली प्लेइंग अ डबल रोल इनटू दिस स्टैंडर्ड एज वेल। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो जंग बंदी हो उसमें मुसलमान रियासतें इसराइल को तस्लीम करें, जिसके बाद गजा को, फलस्तीन को अलग रियासत के तौर पे इसराइल भी माने और इसराइल को भी माना जाए। ट्रंप का यही मंसूबा है, वो यही चाह रहे हैं कि फलस्तीन को दोबारा आबाद करने में उनका हाथ हो। ठीक है, टाइम चूंकि सेगमेंट का कम है। नौशाद साहब सर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर इसराइल के अपने अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर है कि अब इस जंग को आप खत्म करें, इस बर्बरियत को रोकें आप। देखिए, एक चीज जो मेंशन होना जरूरी थी वो बहुत मेरे नजदीक अहम है, वो ये है कि ये जो नौजवान था जिसने मारा है ये मुसलमान नहीं है। ये वो पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है कि जो कांटे बो रहा है इसराइल, वो उसे एक दिन काटने जो है ना वो जरूर वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वो उसको जो फसल उसने बोई है वो काटनी पड़ेगी। लेकिन
आजम चौधरी साहब ने कहा, मेरी नज़र में ट्रंप जो है वो चूंकि यहूदी नवाज हैं, वो उसके साथ अलग ऐलान खड़े हैं और खड़े हुए हैं, आज भी खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो यूरोपियन जिनके लिए हम अब डंके बजा रहे हैं कि जी ये कुछ कर रहे हैं, नहीं, माजरत के साथ वो भी यहूद नवाज ही हैं, वो यहूदियों के साथ ही खड़े रहे हैं। वो आज भी जो इसराइल का हक दिफा है उसके हक में उसको डिफेंड करते हैं। मसला क्या है? मसला यह है कि अब ये मामला इस हद तक बढ़ चुका है कि अब उन्हें जो है ना, उनके पास उनके अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, इन तमाम ममालिक की अवाम का जो प्रेशर है, उसकी बुनियाद पर ये थोड़ा बहुत जो है इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अदरवाइज आप ये समझें कि जी वो कोई इसराइल के खिलाफ काम करना चाहते हैं या वो इसराइल का हाथ रोकना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ हुकूमती सतहों पर नहीं है, क्योंकि ये सब यहूदी नवाज हुकूमतें हैं। मसला सिर्फ ये है कि देखिए, कोई किसी के लिए आवाज नहीं उठाता। प्रॉब्लम ये है कि जो इस्लामी ममालिक हैं वो अपनी आवाज उस हद तक ना ताकतवर बना सके हैं, ना उसके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर सके हैं जिसकी बुनियाद पर कोई उनकी बात सुने। तो ये सिर्फ मामला जो अब ये जो हो रहा है, ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से भी जो कुछ आ रहा है, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं उस कॉज को फैसिलिटेट करेगा जो एक्चुअली इसराइल और अमेरिका जिसकी तरफ जो है वो मुतमन्नी है या ख्वाहिश रखते हैं कि वो पूरा कब्जा जो है अपने कंट्रोल में गजा का लेकर। काशिफ साहब, आपका मौक़िफ़ सर। आई एम सॉरी नौशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है सर। काशिफ देखिए, मैं समझता हूँ ट्रंप ने अगर अमन का नोबेल इनाम जीतना है तो पाक भारत तस्फिया कराया, गज़ा के ऊपर तस्फिया कराना पड़ेगा, यूक्रेन रूस पे तस्फिया कराना पड़ेगा, और एंड पे जो ट्रंप है उसका टारगेट नोबेल का अमन का इनाम है कि जी मैंने दुनिया में अमन कायम किया। गज़ा के ऊपर मामला सेटल डाउन होंगे, जितना प्रेशर जा रहा है वो चीज़ें होंगी, और नेतन्याहू की सिर्फ सियासी सर्वाइवल जो है वो फंसी हुई है, जिसकी वजह से वो ज़िद पे अड़ा हुआ है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, शराज साहब, आज़म मलिक साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, अब नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात हो रही होगी मंडे, पीर के रोज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।